everyone, this is me Ayushi and I welcome you to स्कोरशाला। इस वीडियो में हम यूनिट 2 के कुछ PYQs सॉल्व करने वाले हैं। ये PYQs कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिवीजन की तरह होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि PYQs में हमारे पास में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 2 की यूनिट 2 के कुछ PYQs। ओके, सो इन PYQs की हेल्प से आपको पता लगेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। ओके, जैसे हमने यूनिट 1 के कुछ रिपीटेड PYQs करे थे, वैसे ही आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जो एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। साथ ही हम ये देखेंगे कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस आपको किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके, सो यहाँ पे हमें ये चीज क्लियर है कि हमारे कॉन्सेप्ट हमको टिप्स पे हैं सारे के सारे, है ना। हमने सारे न्यूमेरिकल्स हो गए या फिर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए वो सारे ही हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं। लेकिन अब जब बात आती है कि आपका एग्जाम कैसे आता है ना, उस एग्जाम में आप अपने आंसर को कैसे पोर्ट्रे करते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको नंबर सिर्फ उसी के मिलने वाले हैं, राइट। तो उसको थोड़ा सा और शार्प करने के लिए, उसको थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हमको ये चीजें पता होनी चाहिए कि भाई हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं जिसमें PYQs हम डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा दिमाग में कि आपको आंसर किस तरीके से फॉर्मेट करना है, राइट। सो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 2 का, दैट इज व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। ओके, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा है। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में 1 नंबर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में इसको पुट अप कर दिया जाए। तो या तो आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा या फिर डायरेक्टली आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि डिफाइन एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम देखते हैं। सो एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग 1 ईयर। अब एक साल में जितने भी गुड्स और सर्विसेज की जितना भी फ्लो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। दिस इज एक्स एंटे आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर। अब एक्स एंटे के बारे में हमने पढ़ा है, एक्स एंटे क्या होता है, एक्स पोस्ट क्या होता है। ओके, सो एक साल में जो एक्स एंटे आउटपुट होता है वो ये होता है, और द आउटपुट विच द प्रोड्यूसर इंटेंड टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। या तो आप एक्स एंटे बोल सकते हो या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोड्यूसर ने अपने दिमाग में पोर्ट्रे कर रखा है कि भाई उसको इतना आउटपुट इस साल चाहिए। ओके, तो जब हम एक्स एंटे यूज करते हैं तो डिजायर्ड आउटपुट की हम बात करते हैं, एक्चुअल की हम बात नहीं करते हैं। ओके, सो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। या फिर इसको एक्स एंटे आउटपुट भी बोल सकते हैं एक साल का, या फिर द आउटपुट विच प्रोड्यूसर इज इंटेंड टू प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी भी हम इसको बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। An economy is an equilibrium. Calculate national income from the following. अब हमारे पास में इस यूनिट में से जिस तरीके के जो इक्वेशंस हमारे से पूछी जा सकती हैं, जो न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो मोस्टली या तो कंजम्पशन फंक्शन से हमसे पूछे जा सकते हैं, सेविंग फंक्शन से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंक्शन से हमसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इन तीनों ही फंक्शंस के जो हमारे फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूले को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, अब सबसे पहली चीज यहाँ पे हमको क्या गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको क्वेश्चन में गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS अपन को क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी अपन को गिवन है। ओके, सो जो चीजें हमको गिवन है वो हमने एक बार देख ली है कि भाई हमको क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है, MPS गिवन है और इन्वेस्टमेंट भी अपन को गिवन है। अब अपन को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, नेशनल इनकम। अब सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में MPS है, हमको क्या निकालना है, MPC निकालना है। तो MPC निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPS। ये हमने फॉर्मूला देखा है। ओके, सो 1 माइनस MPS अपने पास में कितना गिवन है, 0.2, राइट। सो अब अपना MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आ जाएगा, 0.8, राइट। सो MPC अगर आपको गिवन है तो आप MPS निकाल सकते हो, फॉर्मूला हमें पता है। MPS अगर अपन गिवन है आपको तो MPC भी आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो MPC भी हमने निकाल लिया।
अब इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें पता है y इज इक्वल्स टू c प्लस आई हमारी इक्वेशन होती है, राइट। सो या फिर हम इसको कैसे बोल सकते हैं, y इज इक्वल्स टू कंजम्पशन फंक्शन प्लस MPC, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है, राइट। y प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हमने इक्वेशन अच्छे से पढ़ी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको जब हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तब हम जो इक्वेशन जिस तरीके से फॉर्मेट करते हैं वो होती है कुछ ऐसी। अब हमको नेशनल इनकम निकालनी है, तो हमारे पास में सारी वैल्यूज अपन को गिवन है। कंजम्पशन फंक्शन अपन को कितना गिवन है, 100 प्लस MPC हमने कितना निकाला है 0.8, ये y ऐसा कैसे आ जाएगा, प्लस इन्वेस्टमेंट हमको कितना गिवन है 200, ओके। सो अब यहाँ पे क्या रहा 0.8y प्लस 300, राइट। ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 300, ओके। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास में क्या आया 0.2y इज इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सो 300 अपॉन 0.2 विल गिव्स यू व्हाट 1500, राइट। सो y यानी कि नेशनल इनकम हमारे पास में कितनी आई 1500, ओके। सो यहाँ पे टफ कुछ भी नहीं था, बस इस क्वेश्चन में हमको सब चीजें गिवन थी। MPS अपन को गिवन था, अपन ने सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या निकाली, MPC हमने निकाली है। उसके बाद में इक्वेशन अगर हमको पता है कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमने सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट कर दी है, हमने उसको सॉल्व कर दिया है, और हमारे पास में नेशनल इनकम यहाँ पे निकल के आ गई है, ओके। सो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को वहां पे ड्रॉप नहीं करके आओगे, गलत नहीं करके आओगे, ओके। सो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे क्या हमारा जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ज्यादा से ज्यादा हम उस पे फोकस करेंगे, ओके। सो एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको यहाँ पे निकालना है फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे अपन को नेशनल इनकम गिवन है, MPC अपन को गिवन है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अपन को यहाँ पे गिवन है। सो जो चीजें अपन को गिवन है वो अपन ने यहाँ पे लिख दी है। सो यहाँ पे हमको पता है कि या तो हम C प्लस आई इक्विलिब्रियम पे कह सकते हैं, या फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है y इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC y प्लस इन्वेस्टमेंट। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। नेशनल इनकम हमको गिवन है, ये हमको निकालना है कंजम्पशन फंक्शन। MPC अपन को 0.8 गिवन है, यहाँ पे हमारी जो इनकम है वो हमको गिवन है, और इन्वेस्टमेंट भी हमको गिवन है, ठीक है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करी है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 1000 यहाँ पे चला गया, उसके बाद में जब ये सब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में कंजम्पशन फंक्शन कितना निकल के आया, हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकल के आया 100, ओके। सो यहाँ पे टफ कुछ भी नहीं था, बस आपको यहाँ पे क्या करना था कि इस क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू गिवन है वो सारी वैल्यू आपको इसमें पुट करनी थी, दैट्स इट। उसके बाद में बेसिक मैथ्स थी, यहाँ पे अपन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको कैलकुलेट करना था, और यहाँ पे बस सिंपल मैथ्स के थ्रू पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, ओके। सो अभी तक जो दोनों क्वेश्चन हमने किए हैं बड़े ही बेसिक लेवल के थे। आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इकोनॉमी में हमको क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हमारे को निकालना है MPC निकालना है, ओके। नेशनल इनकम अपन को गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन अपन को गिवन है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अपन को गिवन है, ओके। इक्वेशन हमको पता है कि इक्विलिब्रियम पे या तो C प्लस आई की इक्वेशन होती है, या फिर y इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC प्लस इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इक्वेशन होती है। हमको नेशनल इनकम अपन को गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन अपन को गिवन है, MPC अपन को निकालना है। सो यहाँ पे हम MPC लिख देते हैं, और इनकम हमारी कितनी है 2000, इन्वेस्टमेंट हमको कितना दे रखा है 200, ओके। सो यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया है
तो हमारे पास में MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आया 0.7. ऑलराइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अभी तक हमने नेशनल इनकम निकाल लिया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकाल लिया, MPC का भी हमने क्वेश्चन देख लिया. यहाँ पे मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी मैथ्स है. 400 और 200 को हमने प्लस किया, हमारे पास में आया 600 प्लस 2000 MPC. अब ये यहाँ पे 2000 हमारे पास में इधर है, ये माइनस में हो गया 600 में से. फिर हमारे पास में MPC में ये वाला जो 2000 है ये इधर चला गया डिवीजन में, और हमारे पास में क्या आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज 0.7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशनरी गैप का क्या कॉन्सेप्ट है ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेपो रेट इन रिड्यूसिंग दिस गैप. अब हमने मेजर्स कुछ पढ़े थे, कुछ हमने मॉनेटरी मेजर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ हमने फिजिकल मेजर्स के बारे में भी यहाँ पे पढ़ा था. बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें इन्फ्लेशनरी गैप बताना है, साथ ही में हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि रेपो रेट कैसे हेल्प करता है इन्फ्लेशन को कम करने में. ऑलराइट, सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड. ये चीज हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कब होता है इकोनॉमी में, व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS. अब व्हाट इफ कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है. अब क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे कि मार्केट में सारी की सारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जैसे ही प्राइसेस बढ़ती हैं वैसे ही मार्केट में महंगाई भी बढ़ जाती है. ओके, सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ओवर एंड अबव इट्स लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करने से ज्यादा जब डिमांड होती है, ठीक है, इन द इकोनॉमी, सो इट कॉजेज एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी. नाउ owing to excess demand price level tends to rise. ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया. without any rise in the level of income. अब इनकम में नहीं राइज होता है, लेकिन प्राइस लेवल यहाँ पे राइज हो जाता है. और एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी, अब यहाँ पे इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही राइज नहीं हो रहे, सिर्फ क्या राइज हो रहा है यहाँ पे प्राइस लेवल यहाँ पे राइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे राइज हो रही है, दैट्स व्हाई. नाउ रेपो रेट का क्या रोल है यहाँ पे, हाउ रेपो रेट रिड्यूसेस द इन्फ्लेशन गैप. लेट्स सी. सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक. अब क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक है वो बोरो करता है मनी फ्रॉम RBI. अब RBI उस पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है. सो इन्फ्लेशनरी गैप के सिचुएशन में क्या होता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो RBI अपनी हाई कर देता है. ओके, नाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, रेपो रेट इज इंक्रीज्ड. अब ये जो रेपो रेट है जो कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से चार्ज करती है, वो एकदम से क्या कर देते हैं, उसको हाई कर देते हैं. एज अ फॉलो अप एक्शन द कमर्शियल बैंक रेजेस द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब इसके एक्शन में क्या करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो भी अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है. ओके, और इंटरेस्ट रेट किससे लेती है, वो किससे बढ़ा देती है, हम लोगों से, इन्वेस्टर से या फिर कंज्यूमर से. So the rate at which commercial banks lend money to consumers and the investors. तो भाई सबसे बड़ी चीज कि RBI ने अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी, फिर क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को अब ज्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ रहा है. तो इन एक्सचेंज अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि हम लोग जो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी कमर्शियल बैंक बढ़ा देगा. ओके, सो इससे क्या होगा कि जो क्रेडिट की डिमांड है वो मार्केट में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो दिस रिड्यूसेस द डिमांड ऑफ क्रेडिट. कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर रिड्यूस्ड. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इम्प्लाइंग अ रिडक्शन इन एग्रीगेट डिमांड. जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगी और कम हो जाएगी, एज रिक्वायर्ड टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप. ओके, सो इन्फ्लेशनरी गैप में रेपो रेट का क्या रोल होता है, रेपो रेट बढ़ाई जाती है. रेपो रेट जो है, जो कि सेंट्रल बैंक की रेट है, जो कि वो कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, राइट. सो इस रेट को बढ़ा दिया जाता है. कॉन्सिक्वेंटली क्या होते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं कि कमर्शियल बैंक्स भी अपनी रेट्स को बढ़ा देते हैं, और मार्केट में कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट इन्फ्लेशनरी गैप पे पड़ता है. ओके, सो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें देखी हैं. सबसे पहली चीज हमने देखा है कि इन्फ्लेशनरी गैप होता क्या है,
दूसरी चीज हमने ये देखा है कि रेपो रेट से कैसे इन्फ्लेशनरी गैप इकोनॉमी में रिड्यूस हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप एंड द रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन दी रिड्यूसिंग दिस गैप. अब वही इसका ऑपोजिट होता है डिफ्लेशनरी गैप. अब यहाँ पे हमसे किसका रोल पूछा है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का यहाँ पे हमसे रोल पूछा है और डिफ्लेशनरी गैप के बारे में समझाओ, ये हमसे इस क्वेश्चन ने पूछा है. सो डिफ्लेशनरी गैप इज द शॉर्टफॉल इन एग्रीगेट डिमांड. अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है. ओके, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है. सो डिफ्लेशनरी गैप इज द शॉर्टफॉल इन एग्रीगेट डिमांड फॉर द लेवल रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी. नाउ इट कॉजेज डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती है इन द इकोनॉमी. ओइंग टू डेफिसिट डिमांड प्लान्ड लेवल ऑफ आउटपुट इज रिड्यूस्ड. अब डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी प्लान्ड आउटपुट लेवल है वो क्या होता है? कम हो जाता है. राइट. नाउ along with reduction in level of output, level of income and employment also tend to reduce. अब आउटपुट के साथ साथ में क्या होता है कि भाई लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाती है और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इट विल ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस. द इकोनॉमी इज ड्राइवन इनटू स्टेट ऑफ लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. और पूरी की पूरी इकोनॉमी कहाँ पे आ जाती है? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आकर के इकोनॉमी फंस जाती है. नाउ अब कुछ ऐसे फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमी को वापस से खड़ा किया जाता है. राइट. सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की. सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज द पॉलिसी दैट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्टॉक ऑफ लिक्विडिटी और कैश बैलेंस विद द पीपल एज वेल एज विद द कमर्शियल बैंक्स. अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होती है? कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो कि आरबीआई मार्केट में सेल करता है या फिर परचेज करता है. ओके. अब इससे क्या होता है, जब वो सेल करेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे और पैसा किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास में जाएगा. ओके. और जब वो परचेज करता है तो क्या होगा कि जब वो परचेज करेगा तो लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा जाएगा. ठीक है. सो ये कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि आरबीआई के थ्रू पूरी इकोनॉमी में रेगुलेट होते हैं. नाउ थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, इन सिक्योरिटीज का जो ये लेन देन है ओके बाय द सेंट्रल बैंक ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशनरी गैप. अब यहाँ पे जब हम डिफ्लेशनरी गैप की बात कर रहे हैं यानी कि डिमांड में कमी है, सप्लाई में ज्यादा है, तो व्हेन कैश बैलेंसेस नीड टू बी इंक्रीज, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कैश बैलेंस है, लोगों के हाथ में जो कैश है उसको हमें बढ़ाना है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा? To stimulate the level of aggregate demand, the central bank starts buying securities. अब अगर मैं आपसे कोई चीज खरीदूंगी, है ना, if I'm going to purchase something from you, तो बदले में मैं आपको क्या दूंगी? पैसे दूंगी. राइट. हम दुकान पे जाते हैं, हम कुछ भी खरीदते हैं तो हम उन्हें बदले में क्या देते हैं? पैसे देते हैं. तो वैसे ही आरबीआई अब लोगों के पास में जो ये सिक्योरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब उन सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगा? परचेज करेगा और बदले में उनको पैसे देगा. राइट. So purchase of securities injects purchasing power into the money market. अब इससे क्या होगा कि मनी मार्केट है वो राइज अप होगा. राइट. कैश बैलेंस ऑफ द कमर्शियल बैंक स्टार्ट पिकलिंग अप, और कमर्शियल बैंक्स का जो कैश बैलेंस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा. दिस इनहेंसेस द कैपेसिटी टू क्रिएट क्रेडिट. अब इसकी वजह से क्या होगा कि भाई कमर्शियल बैंक्स के पास में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा जिसकी वजह से वो क्रेडिट क्रिएशन करना वापस से स्टार्ट करेंगे. ओके. सो नाउ फ्लो ऑफ क्रेडिट इंक्रीजेस, फ्लो ऑफ क्रेडिट बढ़ने लगेगा लीडिंग टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. जिससे कि क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है, राइट, एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी धीरे धीरे वापस बढ़ने लगेगा. ओके. और जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा. ओके. सो ओपन मार्केट सिक्योरिटीज जो ऑपरेशंस होते हैं इनका क्या रोल होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. ओके. आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वापस न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा. एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम. अब एक इकोनॉमी में है वो इक्विलिब्रियम में है, इसमें हमको क्या निकालना है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. अब अपन को यहाँ पे गिवन क्या क्या चीज है? नेशनल इनकम हमको गिवन है, एमपीएस अपन को गिवन है, और कंजम्पशन जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है वो हमको यहाँ पे गिवन है. ठीक है. अब हम सबसे पहले एमपीएस हमको गिवन है तो हम क्या निकालेंगे?
MPC निकालेंगे। कैसे? 1 माइनस MPS, यही हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा MPC यहाँ पे कितना निकल के आया? 0.7, राइट। सो हमारे पास में MPC हमने कैलकुलेट कर लिया है, नेशनल इनकम हमको गिवन है, MPS हमको गिवन है, और हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी हमको गिवन है। अब हम निकालते हैं इन्वेस्टमेंट। सो हमें पता है कि भाई इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, राइट, या फिर y इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC प्लस इन्वेस्टमेंट। हमें निकालना इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारी इनकम कितनी है? 800, यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम है 800, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है हमारा 100, 0.7, ठीक है, प्लस इन्वेस्ट। सो ऐसे ही जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना निकल के आ गया? 140। ओके, सो अगर आपको कुल मिलाकर के यहाँ पे इस यूनिट में सिर्फ ये है कि भाई अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपके एग्जाम में इस यूनिट से ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमने एक क्वेश्चन ये देख लिया जिसमें हमको नेशनल इनकम निकालनी थी, एक क्वेश्चन हमने ये भी देख लिया जिसमें हमको ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना था। MPC कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमें पता ही है, MPC MPS हमने निकालना सीख लिया है, इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है, सो आपके एग्जाम में अब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए इस फॉर्मेट से, मुझे लगता है कि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमको क्या निकालना है? MPS निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमको कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है? नेशनल इनकम हमको गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको गिवन है, और इन्वेस्टमेंट भी हमको गिवन है। वही चीज है, यहाँ पे हमें MPS निकालना है। इक्विलिब्रियम लेवल पे हमारी इक्वेशन क्या होती है? अब इसमें हमने क्या कर दिया, सारी की सारी हमने इसमें जितनी भी हमारे पास में वैल्यू गिवन है वो हमने इसमें पुट कर दी है। इस क्वेश्चन में नया क्या है कि हमारे पास में क्वेश्चन में MPC भी गिवन नहीं है। ओके, हमारे पास में क्या क्या? नेशनल इनकम गिवन है, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, और इन्वेस्टमेंट हमको गिवन है। हमको MPC MPS, अब भाई पूछा तो MPS है लेकिन हमें MPC तो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो भी हमें नहीं पता है। यहाँ पे इनकम हमको 1000 है गिवन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको गिवन है, MPC हमें कैलकुलेट करना है, इनकम हमने कर ली, और इन्वेस्टमेंट हमको पता है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं हमारा जो MPC निकल के आता है वो होता है 0.78। ये है हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लेकिन हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो MPS निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस MPC, यानी कि 1 माइनस 0.78। तो हमारा MPS कितना निकल के आया? 0.22। ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें हमको क्या निकालना था? MPS निकालना था, लेकिन हमको गिवन MPC भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला, फिर उसको ये फॉर्मूला लगा के हमने MPS भी कैलकुलेट कर लिया है। ओके, सो अभी तक हमारी इक्वेशन में जितनी भी चीजें आती हैं वो सारी हमने देख ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमको निकालना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमको निकालना है। इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गिवन हमको क्या क्या है? नेशनल इनकम हमको गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको गिवन है, MPS भी अपन को गिवन है। MPS हमको गिवन है तो सबसे पहले हम MPC निकालेंगे। 1 माइनस MPS यानी कि 0.4, तो हमारा कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में MPC निकल गया, MPS हमारे पास में गिवन है। अब हमको निकालना है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारी इक्वेशन है, हमने सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आया 100। ओके, अब हर स्टेप का जो कैलकुलेशन है वो मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे आपको हर स्टेप पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक मैथ से ये चीजें सॉल्व हो रही हैं। तो इसमें आप इजीली, अगर आप अपने हाथ से करोगे हर एक क्वेश्चन को, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट
कर पाओगे, बिल्कुल बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। ओके, हम इसकी बस क्या करें, हम इन क्वेश्चंस के अप्रोच को समझ रहे हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। सो यहाँ पे वापस वही इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में यहाँ पे पूछा है, लेकिन यहाँ पे आपसे रोल पूछा है कैश रिजर्व रेशियो का रोल आपसे यहाँ पे पूछा है। पिछले क्वेश्चन में रेपो रेट का आपसे रोल पूछा गया था। ओके, सो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशनरी गैप is the excess of aggregate demand over and above its level of required to maintain its full employment equilibrium in the economy। एक equilibrium level जो होता है AD is equals to AS वाला, इससे above यानी कि aggregate demand इससे भी ज्यादा है इकोनॉमी में। ओके, इसको हमने क्या कहा है, इन्फ्लेशनरी गैप का इसको हमने नाम दिया है। कैश रिजर्व रेशियो से इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो हम देखते हैं। So CRR requires the commercial bank to maintain certain minimum cash reserve with the central bank। अब CRR क्या होता है, ये कुछ ऐसा अमाउंट होता है जो कि जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं वो अपना सेंट्रल बैंक के पास में रखती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप CRR इज रेज्ड। सो CRR मतलब कि ये एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक अपना सेंट्रल बैंक के पास में रखती है। अब जब इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, समझ लो, जब डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, तो कमर्शियल बैंक उस अमाउंट को थोड़ा सा ज्यादा कर देगी, है ना, CRR को बढ़ा देगी। इससे क्या होगा, अ राइज इन कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन। अब इससे क्या होगा कि क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी of the commercial bank, because a rise in cash reserves with RBI reduces cash balance with the commercial bank। तो ये चीज हम अच्छे से समझते हैं कि जैसे ही कैश रिजर्व्स RBI के पास में बढ़ने लगता है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक्स के पास में वो कम होने लगता है, और जब कमर्शियल बैंक्स के पास में जब जो कैश रिजर्व्स है वो कम होगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन की जो सिचुएशन है वो भी थोड़ी सी ज्यादा कम हो जाएगी। ओके, इतना अपन को क्लियर है। अब जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो RBI है वो कमर्शियल बैंक से धीरे धीरे करके जितना भी मनी है उसको सोक करने लगेगा, है ना भाई, किसी भी फॉर्म में कि आप CRR बढ़ा दो। CRR बढ़ाने से अब यहाँ पे सिचुएशन में क्या है कि कमर्शियल बैंक के पास में ज्यादा पैसा है, तो जैसे ही CRR बढ़ा तो वैसे क्या हुआ, RBI के पास में पैसा ज्यादा हो गया, मतलब क्योंकि कमर्शियल बैंक ने इनको पास में डिपॉजिट कर दिया। अब क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा कम है तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड की जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं मैनेज हो सकती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास में अब कम रिजर्व्स रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ओके, एंड रिडक्शन इन कैश बैलेंस विद द बैंक्स कॉजेज अ मल्टीपल टाइम्स इन रिडक्शन इन द डिमांड डिपॉजिट। अब जब कमर्शियल बैंक के पास में कैश रिजर्व्स कम है तो डिमांड डिपॉजिट्स भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, इम्प्लाइंग अ कट इन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक। अब इससे क्या होगा कि ये जो क्रेडिट क्रिएशन की जो कैपेसिटी है वो भी इस पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अकॉर्डिंगली फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट रिड्यूस्ड, और फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है मार्केट में वो कहीं ना कहीं सोक होता रहेगा, कम होता रहेगा, रिड्यूस होता रहेगा। एग्रीगेट डिमांड इज डिक्रीज एंड इन्फ्लेशनरी गैप इज करेक्टेड। अब यहाँ पे क्या होगा कि धीरे धीरे एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज होता रहेगा और इन्फ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन है वो वापस करेक्ट होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिसिट डिमांड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमसे पूछा है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का रोल क्या होता है डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए। सो डेफिसिट डिमांड अभी हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, डिफ्लेशनरी गैप, तो वो कहाँ पे देखा जाता है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में देखा जाता है जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन होती है। अब इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कैसे किस तरीके से रोल प्ले करता है कि भाई इकोनॉमी में वापस इक्विलिब्रियम लेवल आ जाए, वो हम समझते हैं। सो डेफिसिट डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि ये वाली सिचुएशन है corresponding to full employment in the economy. Margin requirements refer to the minimum down payment that the borrower have to
मेक एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल बोरोइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। अब जो हम EMI पे करते हैं, राइट, तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, जो सबसे मिनिमम डाउन पेमेंट होती है, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, अब डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दी जाती है, और ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, जो डाउन पेमेंट्स है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एक्ट एज एन इंसेंटिव टू बोरो। अब ये जैसे ही इसको लो कर देते हैं डाउन पेमेंट्स को, तो ये किस तरीके से काम करता है, एज अ इंसेंटिव। दिस इंड्यूसेस बोरोअर्स टू रेज मोर क्रेडिट। अब इससे क्या होगा कि क्योंकि उन्हें डाउन पेमेंट्स ही कम देनी है, तो वो कहीं ना कहीं जो बोरोवर्स होंगे वो क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट की और ज्यादा डिमांड करेंगे, इम्प्लाइंग अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड की जो सिचुएशन है वो राइज अप हो जाएगी, एज डिजायर टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। और कहीं ना कहीं जो डेफिसिट डिमांड की जो सिचुएशन है उसको भी वापस करेक्ट किया जा सकता है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट दैट द बोरोवर have to pay to the commercial banks. Okay, so I hope ये आपको समझ में आया होगा। तो आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि आपसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के साथ साथ में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, कुछ भी उठा सकते हैं वहां पे जितने भी मेजर्स हैं। बेसिकली ये है क्या, फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स ही, तो आपसे सारे ना पूछ के एक एक मेजर के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई SLR का क्या रोल होता है, CRR का क्या रोल होता है, रिवर्स रेपो रेट का क्या रोल होता है, रेपो रेट का क्या रोल होता है, टैक्सेस का क्या रोल होता है। सो इस तरीके से आपसे ये सारे ही जो मेजर्स हैं उनका रोल पूछा जा सकता है। तो आपको ईच एंड एवरी मेजर्स यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में उस चीज को सेपरेट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। भाई जिस हिसाब के क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। So next question is, given consumption curve, derive saving curve and state the steps taken in the process to derivation. Use diagram. अब यहाँ पे अपन को consumption कर्व गिवन है, हमें सेविंग कर्व यहाँ पे निकालना है, और किस तरीके से हम निकाल रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप अपन को यहाँ पे बताना है। या फिर इस क्वेश्चन को आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, गिवन अ कंजम्पशन कर्व आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डेरिविंग अ सेविंग कर्व फ्रॉम इट, यूज डायग्राम। अब दोनों ही क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, सेविंग कर्व के बारे में हमसे पूछा है, स्टेप बाय स्टेप हमको बताना है और डायग्राम का यहाँ पे हमें यूज करना है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, शोज द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम गिवन कंजम्पशन कर्व। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। नाउ सबसे पहली चीज ये हमारी है इनकम। ओके, ये है हमारा कंजम्पशन। अब कंजम्पशन कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं होता, यानी कि कंजम्पशन विल नेवर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि जब आपकी इनकम जीरो है तब जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम जीरो है तो आप कुछ कंज्यूम भी नहीं करोगे। यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो कुछ ना कुछ होता ही है, इसलिए ये वाले पॉइंट से ये स्टार्ट होगा, ये कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, ये हमारा कंजम्पशन है जहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, और ये क्या है, BY इज व्हाट, इट्स अ रेट, इट्स अ MPC, ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड Y इज व्हाट, आर इनकम। ठीक है, ये अभी तक क्लियर है। ये क्या है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेविंग कर्व की। तो सेविंग इनिशियली क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, कैसे कि मान लीजिए ये है आपकी इनकम, ये है आपका कंजम्पशन, और ये है आपकी सेविंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब आपकी इनकम कितनी है, जीरो है। ओके, जब आपकी इनकम जीरो है तो क्या आप खाना पीना सब छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भले आप बोरो करोगे, भले आप अपने किसी फ्रेंड से बोरो करोगे, लेकिन जो नेसेसिटी है वो तो आप अपने आप की फुलफिल करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे इसलिए इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 10 रुपए का कंजम्पशन किया, आपकी इनकम है जीरो। अब जब आप उधार मांग के अपना पेट भर रहे हो तो क्या उस सिचुएशन में आप सेव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसलिए ये क्या हो जाता है, -10 हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो सेविंग होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। भाई ये तो हम समझते हैं कि जीरो से ऊपर वाला प्लस होता है, जीरो से नीचे वाला माइनस होता है, ये हम सबको पता है। इसलिए इनिशियली सेविंग माइनस में होती है,
धीरे 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 माइनस में बढ़ते 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 एक पॉइंट आता है जब वो जीरो होती है, फिर वो क्या होती है, फिर सेविंग हमारी बढ़ना स्टार्ट होती है। ओके, सो यहाँ पे सेविंग कर्व कैसे बताया है, सेविंग कर्व इज इक्वल्स टू माइनस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज -10 प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी इज एमपीएस, ये क्या होता है, एमपीएस होता है ना, और ये हमारी इनकम हो। ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर है, ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन फंक्शन, ये हमने सेविंग कर्व हमने यहाँ पे निकाल दिया है, इनिशियली क्या रखा, नेगेटिव, ये हमारी इनकम है एंड दैट इज कंजम्पशन एंड सेविंग। नाउ अब यहाँ पे स्टेप्स के हेल्प से हम इसको और बेहतर समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, वी टेक OA, अब यहाँ पे OA हम देखते हैं, दिस थिंग, ओके, OA के बारे में हम पढ़ते हैं। सो कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल्स टू 0, हमारी इनकम यहाँ पे 0 है, सो दैट OA इज द नेगेटिव सेविंग, और यहाँ पे क्या है, OA में जो सेविंग है वो नेगेटिव है, ओके, क्योंकि हमारी इनकम क्या है, 0 है, इट इज इंडिकेटेड बाय माइनस। नेगेटिव सेविंग को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, इस तरीके से, ओके, इन द सेविंग फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट P ऑन द सेविंग कर्व। अब पॉइंट P यानी कि दिस पॉइंट on the saving curve is marked corresponding to point Q on the consumption curve। ये देखिए, ये इस Q के कॉरेस्पॉन्ड में है P, ठीक है, कंजम्पशन कर्व के कंजम्पशन कर्व में Q के कॉरेस्पॉन्ड पे है पॉइंट P, while indicating that Y is equals to consumption and point P indicates that saving is 0। अब यहाँ पे क्या, इस पॉइंट में क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जितनी हमारी इनकम है उतना हम कंज्यूम कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इनकम बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया कि यहाँ पे इनकम हो गई आपकी 20। ठीक है, अभी तक माइनस में ही चल रही है आपकी सेविंग। अब जितनी आपकी इनकम थी आपने सारी कंज्यूम कर ली, तो आपकी सेविंग यहाँ पे कितनी रही, 0 रही। अब आपकी इनकम बढ़ी, आपका कंजम्पशन बढ़ा, ठीक है, अब आपकी सेविंग कितनी हुई, 30 में से 25 गए प्लस के 5। सो बेसिकली पॉइंट P पे हम क्या बताना चाह रहे हैं, पॉइंट P इस चीज को इंडिकेट करता है जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे y इज इक्वल्स टू C है, और ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू C, और यहाँ पे सेविंग क्या है, यानी कि पॉइंट P क्या है, 0, यानी कि सेविंग यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, ऑब्वियसली व्हेन y इज इक्वल्स टू C, S इज इक्वल्स टू 0। जितनी आपकी इनकम है अगर आपने वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली तो आपकी सेविंग 0 ही होगी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस पॉइंट है। पॉइंट 3 क्या है, बाय जॉइनिंग पॉइंट A एंड P एंड स्ट्रेचिंग इट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। अब पॉइंट A और P को जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ओके, और इसको जब हम स्ट्रेच करते हैं स्ट्रेट लाइन में, वी गेट S कर्व, तो हमको क्या मिलता है, S कर्व हमको मिलता है, यानी कि S फंक्शन इज लीनियर C फंक्शन। नोट, सिंस MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1, सो MPS क्या होता है, 1 माइनस MPC, so that while in consumption function MPC is indicated by B। जब हमको पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं, जब हम उसे B से इंडिकेट करते हैं, तो सेविंग फंक्शन में हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 माइनस B के तरीके से हम उसको लिखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको इस डायग्राम के साथ साथ में सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हुए होंगे कि भाई क्यों जो हमारा कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, वो क्यों नहीं 0 से स्टार्ट होता है, सेविंग फंक्शन हमारा क्यों नहीं पॉजिटिव होता है, एक पॉइंट पे सेविंग फंक्शन 0 क्यों होता है, उसके बाद में राइज क्यों करता है, कंजम्पशन के बीच में और सेविंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हमने बड़े ही डिटेल में, हमने हमारे पुराने वीडियोस में ये चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेविंग कर्व की,
कि भाई ये किस तरीके से बना है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़। अब कोई इकोनॉमी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ा है, 300 करोड़ से बढ़ा है। इफ MPC इज 2/3, कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब यहाँ पे MPC आपको क्या कितना दे रखा है, 2/3। अब यहाँ पे अपन को नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। ओके, तो नया टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो ऐसा कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ इस तरीके क्वेश्चन हमने आगे किया नहीं है, तो लेट्स सी। सो यहाँ पे हमको इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपन को गिवन है 300 करोड़, MPC अपन को गिवन है 2/3। अब यहाँ पे हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो ये क्वेश्चन है मल्टीप्लायर का। ठीक है, सो मल्टीप्लायर का जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन हम कैसे फॉर्मेट करते हैं, ये वाली 1/1 - MPC। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन हमको पता है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया और हमारा मल्टीप्लायर कितना आया, 3। अब इंक्रीज इन नेशनल इनकम हमको जो कि क्वेश्चन में निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, के यानी कि मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को कितना गिवन है, 300, यानी कि हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम क्या आया, 900। सो इंक्रीज इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू 900 करोड़। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसमें बस आपको अगर ये वाला फॉर्मूला पता है, राइट, अगर आपको ये इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि भाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कब होता है, मल्टीप्लायर में होता है। तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम मल्टीप्लायर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, बस जितनी भी हमको वैल्यू गिवन थी, MPC की वैल्यू हमको गिवन थी, हमने यहाँ पे पुट करी है, इसको सॉल्व किया है, और उसके बाद में हमने इसको मल्टीप्लायर को और चेंज इन इन्वेस्टमेंट को इनटू किया है, तो हमारे पास में नेशनल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इकोनॉमी एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज बाय 100 करोड़। अब इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, नेशनल इनकम इंक्रीज इन नेशनल इनकम क्या है, इज 1000 करोड़। सो फाइंड MPC। अब यहाँ पे अपन को MPC निकालना है, तो हमें पता है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम मल्टीप्लायर में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो चेंज इन इनकम हमारे पास में कितना है, 1000, और इन्वेस्टमेंट हमने चेंज कितने का किया है, 100 का। ओके, सो इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास में आया 10। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें वो वाला फॉर्मूला डालेंगे जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे यूज किया था, दैट इज मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 - MPC, राइट। सो 10 हमारी MPC आई। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे पास में कितना आया, 0.9। ओके, सो क्वेश्चन में हमको चेंज इन इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इनकम गिवन था, तो इसलिए हमने पहले इसको इस फॉर्मूले में पुट किया है, उसके बाद में हमने हमारा जो ये वाला फॉर्मूला था इसमें हमने उस इक्वेशन को, उस क्वेश्चन को पुट किया है, जिससे कि हमारी MPC कितनी आई है, 0.9। ओके, सो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे अपन को क्या क्या चीजें गिवन है, नेशनल इनकम हमको गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमको गिवन है, MPC अपन को यहाँ पे गिवन है। अब निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमको निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हम या तो इक्विलिब्रियम पे इकोनॉमी y = c + i पे होती है, या फिर ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इसमें हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज गिवन है हमने सब पुट कर दी है, और उसके बाद में जब हमने इसे सॉल्व किया है तो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना आया, 100। ओके, सो बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पहले भी किया है, सो इसको मैं टफ नहीं मानूंगी, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आपको यहाँ पे वैल्यू को पुट करना था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ कैन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बी हेल्पफुल इन रिमूविंग डेफिसिट डिमांड। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कैसे डेफिसिट डिमांड को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। नाउ इन अ सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अब डेफिसिट डिमांड के सिचुएशन में हमें पता है कि AD कम होता है AS से, राइट।
कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। सो अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड नीड्स टू बी रेज्ड। सो इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड जो उसको बढ़ाना चाहिए। कैसे? बट बिकॉज ऑफ पुअर मार्केट सेंटिमेंट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर डेफिसिट डिमांड, प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिमेन्स लो। अब क्योंकि यहाँ पे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम है, इसलिए तो एग्रीगेट डिमांड कम है। सो यहाँ पे अब मेन रोल कौन प्ले करेगा? पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। सो इट इन सच सिचुएशन दैट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हिच इज नॉट ड्राइवन बाय प्रॉफिट मोटिव कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अब प्राइवेट यहाँ पे लो है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे लो है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन रोल होता है। इट विल एक्ट एज एन इंजेक्शन ऑफ डिमांड इनटू द सिस्टम। अब गवर्नमेंट कुछ ऐसा काम करेगी जिससे कि क्या होगा कि डिमांड में इंक्रीज होना चाहिए, ओके, एंड एक्सपेक्टेड टू इंड्यूस प्राइवेट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे बढ़ने लगे और टोटल इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। अकॉर्डिंगली द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड विल बी करेक्टेड। ओके, सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या होनी चाहिए? वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में, क्योंकि हमें पता है कि जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो लो होता है, इसी वजह से तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड लो सिचुएशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यहाँ पे हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर डिफाइन करना है, हाउ इट इज रिलेटेड टू एमपीसी। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, साथ ही में एमपीसी से उसका क्या रिलेशन होता है। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि भाई इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से इनकम में कितना चेंज हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हेयर के इज मल्टीप्लायर, ट्राइंगल वाई यानी कि दैट इज चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा वैसे ही क्या होगा कि इनकम भी बढ़ने लगेगी एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब एमपीसी का, मल्टीप्लायर का और इन्वेस्टमेंट का, तीनों का क्या होता है? एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। हायर द एमपीसी ग्रेटर द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। अब जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? मल्टीप्लायर भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ओके, ऑन द कॉन्ट्ररी लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्मॉलर द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब इसको हमने कैसे समझा? इस फॉर्मूले के थ्रू समझा है। ओके, अब मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। हायर द एमपीसी मस्ट लेड टू हायर कोफिशिएंट ऑफ द मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर ज्यादा कब होगा? जब एमपीसी यहाँ पे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे ज्यादा एमपीसी, अब यहाँ पे हायर मल्टीप्लायर कब होगा? जब ज्यादा यहाँ पे एमपीसी होगी। ओके, ज्यादा एमपीसी होगी तो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इनकम होगी तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अपने आप लोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। ठीक है, सो एमपीसी का और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो ये रिलेशनशिप, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन। यहाँ पे अपन को सेविंग फंक्शन यहाँ पे गिवन है। इफ एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट आर 450 करोड़ कैलकुलेट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना गिवन है? 450 करोड़। तो यहाँ पे अपन को क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? लेट्स सी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, additional investment which will be needed to gain an additional income level of 3000 crores। यहाँ पे हमें ऐसा कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि वो एडिशनल इनकम लेवल है वो 3000 करोड़ हो। सो ये दोनों चीजें हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इसका कैसी अप्रोच रहती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो यहाँ पे अपन को गिवन क्या चीज है वो हम पहले लिख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट हमको कितना गिवन है? अब इक्विलिब्रियम लेवल पे जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे S इज इक्वल्स टू I होता है, राइट? सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे हमको दोनों ही चीजें दे रखी हैं, तो पहले हमने सेविंग लिखी और इज इक्वल्स टू हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये हमारी सेविंग है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है।
क्लियर? नाउ 0.10 इज इक्वल्स टू 450, ये यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस में चला जाएगा। ऐसे करके हमारे पास में हमारी इनकम कितनी आती है? 5000। ओके, नाउ वी नो दैट K इज इक्वल्स टू 1/MPS। ये हमें पता है कि जब हम MPS की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है, और जब हम MPC की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेट होता है। अब यहाँ पे हम MPS की बात कर रहे हैं, सो y इज इक्वल्स टू MPS की हमने जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने पुट कर दी है, इज इक्वल्स टू 10। नाउ अब इसमें हमको पता है कि हमारी इनकम में जो चेंज जो है, नेशनल इनकम जो 3000 हुई है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारी चेंज इन इनकम है, हमको चेंज इन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया? 300। ओके, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने लेवल ऑफ इनकम निकाल लिया है विच वॉज 5000। यहाँ पे हमने लेवल ऑफ इनकम निकाल लिया था। फिर उसके बाद में हमारा जो सेकंड पॉइंट था कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कि भाई आपकी जो एडिशनल जो इनकम है वो आपकी 3000 हो, तो इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 300 करोड़। ओके, सारा का सारा खेल किसका था? आपने समझ लिया होगा, सारा का सारा खेल था यहाँ पे फॉर्मूले का, कि भाई यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जब हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, फिर हमने जब इसको कैलकुलेट, सारी वैल्यू को हमने पुट कर लिया, फिर हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आ गई क्या? लेवल ऑफ इनकम। ओके, लेवल ऑफ इनकम आ गई इकोनॉमी में। फिर हमारे पास में सेकंड पॉइंट था कि भाई हमारी जो इनकम है, एडिशनल इनकम है, वो है 3000। अब इसमें इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है ये हमें देखना था, तो उसको देखने के लिए हमने क्या ये वाला फॉर्मूला लगाया और फिर हमने यहाँ पे इस चीज को भी सॉल्व कर दिया। ओके, व्हाट इज एक्स एंटी कंजम्पशन? डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो एक्स एंटी कंजम्पशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिजायर्ड कंजम्पशन या फिर प्लान्ड कंजम्पशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। एक्स एंटे हमें पता है कि ये तो डिजायर्ड होती है या फिर प्लान से हम कहते हैं। ओके, सब यहाँ क्योंकि यहाँ पे हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो ये प्लान्ड कंजम्पशन को यहाँ पे हम रेफर करते हैं। नाउ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, अब यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन की क्योंकि हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब इनकम आपकी जीरो है तो मिनिमम लेवल ऑफ जो कंजम्पशन होता है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इट इज इंडिकेटेड बाय C in the consumption function. C is equals to C plus BY. Induced consumption क्या होता है? Induced consumption changes as the level of income changes in the economy. अब जब आपकी इनकम थी 0 तो आपका कंजम्पशन कितना था? 5 का। ओके, जब आपकी इनकम हो गई 20 तो आपका कंजम्पशन कितने का था? 10 का। जब आपकी इनकम हो गई 25 तो आपका कंजम्पशन कितने का हो गया? 15 का। तो जैसे जैसे आपकी इनकम में चेंज आ रहा है वैसे वैसे आपके कंजम्पशन में भी चेंज आ रहा है। तो ये तो हो गया आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ये हो गया आपका कौन सा? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। सो इंड्यूस्ड कंजम्पशन चेंजेस एज द लेवल ऑफ इनकम चेंजेस इन द इकोनॉमी। इट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये किससे डिटरमाइन करती है कि आपकी MPC क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका कैसा है, रेट कैसी है आपके काय की कंजम्पशन की। सो दस C इज इक्वल्स टू ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया, ठीक है, एंड BY इज व्हाट? दिस इज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, यानी कि रेट, किस रेट से आपका कंजम्पशन यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे किस रेट से चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 से 10, 10 से 15, यानी कि 5 की रेट से 0.5 की रेट से ये चेंज हो रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये क्या होता है? इज इक्वल्स टू एक्स एंटे कंजम्पशन। इसको हम एक्स एंटे कंजम्पशन भी कहते हैं। सो ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड और ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो आई होप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हुआ होगा। Next is an economy is in equilibrium. From the following data about an economy, calculate autonomous consumption. अब यहाँ पे हमको autonomous consumption कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या है? इनकम हमको गिवन है, MPS अपन को गिवन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अपन को गिवन है।
सो MPS अपन को गिवन है तो MPC हम पहले निकालेंगे। ओके, सो MPC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस MPS। सो MPC हमारा आ गया 0.8। अब हमें पता है कि इक्वेशन हमको गिवन है, हमको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ये हमारी इनकम है, हमको ये निकालना है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास में कितना आया, 200। ओके, बिल्कुल टफ नहीं था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अज्यूमिंग दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 800 करोड़। अब ये वही इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है, तो यानी कि चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है ये वाला। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8। सो यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपको दे रखा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अपन को दे रखा है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करेगा ये हमको एक्सप्लेन करना है। सो मल्टीप्लाई इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ पे हेयर K इज मल्टीप्लायर, triangle Y is change in income and triangle I is change in investment. It shows the number of times income would rise as a result of an initial rise in investment. आप initially अपने investment में कितना change कर रहे हो और जिसकी वजह से आपकी income में कितना change हो रहा है, ये चीज को show करता है। So following table explains how multiplier process works. It is based on the given value that investment leading to increase in expenditure in the economy is 800 crores। यानी कि इकोनॉमी में 800 crores का इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसका MPC कितना है, 0.8। यानी कि आपका जो जितनी भी आपकी इनकम होगी उसका 0.8 यानी कि 80% उसका कंजम्पशन में यूज होगा। ये हमारे पास में टेबल गिवन है राउंड 1। सो ये हमारे पास में टेबल गिवन है, राउंड्स गिवन है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम हमको गिवन है, इंड्यूस चार्ज इन कंजम्पशन और लीकेज यानी कि सेविंग भी हमको गिवन है। टेबल की फॉर्म में हमने मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से समझा था, अब यहाँ पे एक बार फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। राउंड 1 में सबसे पहले कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, 800 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। इनकम कितनी है, 800 हमारी इनकम है। अब इस 800 पे MPC लग गया 0.8 का। ओके, सो जैसे ही 0.8 का MPC लगा यानी कि 800 का 80% क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। रिमेनिंग कितना रहा, 640। ओके, अब जैसे ही इकोनॉमी में 640 रुपीज बचे तो उसको इन 640 रुपीज को भी एक्सपेंडिचर यानी कि कहीं ना कहीं खर्चा किया होगा। सो ये 640 रुपीज क्या हो गए, अब नया इन्वेस्टमेंट के रूप में आ गए। अब इस पे 0.8 MPC का कंजम्पशन लग गया, MPC लगे यानी कि इसका 80% कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग फिर वापस इकोनॉमी में आ गया। तो जब इसका 80% कंज्यूम हो गया तो 512 अमाउंट रहा। अब ये 512 अमाउंट वापस से इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया गया, फिर इस पे 80% लगा। ठीक है, अब इसको फिर से इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया गया और फिर वापस इस पे 80% लगा। ठीक है, अब हमारी जो इनकम होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कंजम्पशन और एक होता है सेविंग। ठीक है, सो आपकी 100% जब आपकी इनकम होती है, इसका 80% आप जब कंजम्पशन कर रहे हो तो 20% आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। तो जब आप इसका 80% आप कंज्यूम कर रहे हो तो जो रिमेनिंग है दैट इज सेविंग। ओके, तो इस 800 का जब 0.8 यानी कि 80% जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो 20% आप सेव कर रहे हो, दैट इज लीकेज। फिर वापस से इसका आप 80% कंज्यूम कर रहे हो तो आप 20% सेव कर रहे हो। ऐसे ही ये सारी सेविंग्स है, ये सारा कंजम्पशन है, इनमें ये जो कंजम्पशन है वो वापस इकोनॉमी में एज अ इन्वेस्टमेंट प्ले करता है। ओके, एंड सो ऑन। ऐसे ही धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे ही भाई इन्वेस्टमेंट बढ़ता जा रहा है और जो हमारा MPC है वो भी बढ़ता जा रहा है और हमारी जो सेविंग्स है वो भी धीरे धीरे क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ओके, इकोनॉमी में। अब टोटल यहाँ पे जब देखा जाता है तो इन्वेस्टमेंट हमने किया था 800 का, चेंज इन इनकम हमारा कितना हो गया, 4000। ठीक है, चेंज इन इनकम हमारी कितनी हुई, 4000। यानी कि 800 का जो इन्वेस्टमेंट था, 800 जो हमारी वो किसी न किसी की तो इनकम रही होगी, उससे सीधे बढ़ के कितना हो गया, 4000। और इंड्यूस्ड चार्ज इन कंजम्पशन कितना रहा, 3200। और हमारी जो सेविंग थी, जो लीकेज थी, वो हो गई हमारी 800। The table shows that in round 1 additional investment of 800 crores। अब जितना इन्वेस्टमेंट तो वो सारी की सारी किसी ना किसी की इनकम होगी।
but in every subsequent round 80% of additional income is spent as MPC is 0.8. The remaining 20% leads to leakage, यानी कि MPS is 0.2. Thus in round 2 additional income is 640 crores. ठीक है, यानी कि 800 जो हमारी इनकम थी, ये देखिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट था वो इनकम बनी, उसका 80% एक्सपेंडिचर में कंज्यूम हो गया, कंजम्पशन में कंज्यूम हो गया। अब वो मार्केट में जो है अमाउंट जो 80% जो है वो वापस से इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 640 वापस से इन्वेस्ट हो गया। अब इसका 80% कंज्यूम हो जाएगा। कंज्यूम होने का मतलब क्या है कि वही उसका 80% वापस से मार्केट में आ जाएगा, फिर 80% वापस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के सिर्फ सेविंग वाला पोर्शन डिडक्ट हो रहा है, बाकी एज इट इज वापस मार्केट में एज अ इन्वेस्टमेंट, एज अ इनकम वापस से जनरेट हो रहा है। ओके, and so on till the sum total of additional income is 4000 crores. The number of times income would increase consequent upon the initial increase in the investment may be estimated using the following formula. अब इसको किस फॉर्मूले से एस्टिमेट किया जाएगा, ये हमारे पास में फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। So K is equals to 1/1 minus MPC. MPC अपन को क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.8 अपन को MPC गिवन है क्वेश्चन में। So 1 by 0.2 is equals to 5. Given that change in investment that is 800 and K is equals to 5. तो यहाँ पे मल्टीप्लायर हमारे पास में कितना आया, 5, यानी कि change in income is equals to 5 into 800 that is 4000 crores. और हमारी जो टेबल थी उसमें भी हमारे पास में कितना एस्टिमेशन आया था, change in income that is 4000 crores. Okay. सो आई होप कि यहाँ पे जो ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। सो इसी के साथ हमारा आज का जो ये वीडियो है ये खत्म होता है एंड आई होप कि आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे आपको क्लियर हुए होंगे। सो बेसिकली यूनिट 2 में जो हमको बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बहुत ईजी आते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन के मोस्टली फॉर्मूले यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक ही यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला है जिसको आपको मोड़ तोड़ के आपको क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है वो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।